रिकॉर्ड। ओके, तो हम यहाँ पे थे कि हमने प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में, हाँ, एपिसियोटोमी का तुमने अम्मी माँ से पूछना है, मुझे नहीं पता एपिसियोटोमी को क्या कहते हैं। शायद हाँ, वो तो कट अम्मी माँ को लगा भी नहीं था। पता। अच्छा, मैं अम्मी से पूछना भूल गई, पूछ के बताती हूँ, उनको पता होगा। अच्छा, फिर क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में पूछना है, और पूछना है ये पीपीएच यानी पोस्टपार्टम हेमरेज के बारे में पूछना है कि अगर मतलब कि आपको बच्चा जब पैदा होने के बाद आपका खून बहुत ज्यादा निकला था, कि आपको बोतलें खून की चढ़ानी पड़ी, और इस तरीके से सवाल पूछेंगे तो पता चल जाए। उसने कहा हाँ इतना खून आया था कि खून की बोतलें चढ़ी थी, और मतलब बहुत ज्यादा खून आया था। नॉर्मली पीपीएच की डेफिनेशन क्या है, कि पोस्टपार्टम अगर नॉर्मल डिलीवरी के बाद 500 ml तक ब्लड आए, मतलब डिलीवरी के बाद, यानी जब थर्ड पार्ट ऑफ लेबर होता है ना, जिसमें प्लेसेंटा निकलता है, तो उसके बाद अगर 500 ml तक ब्लड लॉस हो नॉर्मल डिलीवरी में, तो दैट इज कॉल्ड पोस्टपार्टम हेमरेज। अगर सी सेक्शन है तो उसमें अगर 1000 ml जितना ब्लड लॉस हो तो वो पोस्टपार्टम हेमरेज करता कहलाता है। लेकिन ये तो उसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन हुई। लेकिन वो औरत तो क्वांटिटी नहीं बता सकती, लेकिन वो यही कहेगी कि बहुत ज्यादा खून आया था, कि खून की बोतलों का, खून का इंतजाम करना पड़ा था, मुझे खून की बोतलें चढ़ी थी, तो हमें सजेस्ट करेगा कि द प्रीवियस हिस्ट्री वाज एसोसिएटेड विद पोस्टपार्टम हेमरेज। ठीक है। फिर उसके बाद हम कहाँ पे थे, वेट अ मिनट। हाँ, फिर उसके बाद हमने ऑफ कोर्स ये पूछना है कि जो बच्चा पैदा हुआ था उसका वजन कितना था। अगर प्री टर्म लेबर हुई थी, या वो कहे कि मतलब 7वें महीने में मुझे वो क्या नाम है, वो क्या कहते हैं, सूर होने, मतलब सिंधी में कहेंगे सूर थियण लगा, और बच्चा 7वें महीने में ही पैदा हो गया, इट प्रूव्स कि प्री टर्म लेबर हुआ था। तो पूछेंगे कि फिर बच्चे को अस्पताल में शीशे में रखा गया। निक्यू के लिए क्या पूछेंगे, कि बच्चे को शीशे में रखा गया, तो उसे आपको पता चल जाएगा कि चाइल्ड वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। ठीक है। बच्चे को शीशे में रखा गया, तो इट प्रूव्स कि प्रीवियस प्री टर्म लेबर की हिस्ट्री है, तो प्री टर्म लेबर का रिस्क, जो अभी प्रेजेंट प्रेगनेंसी में, फिर प्री टर्म लेबर का रिस्क बढ़ जाता है अगर प्रीवियस प्री टर्म लेबर की हिस्ट्री हो तो। ठीक है। तो जब हमसे प्री टर्म लेबर का उसमें कॉजेज पूछते हैं ना, उसमें वन ऑफ द कॉज होता है प्रीवियस प्री टर्म लेबर कॉज। ठीक है। तो मतलब समझ गई होगी तुम मेरी बात, कि उसके बारे में। फिर आपने ब्रेस्ट फीडिंग का पूछना है, कि वो उसने 6 माह तक कब तक ब्रेस्ट फीडिंग करवाई थी। मतलब वो कहे 2 साल तक नॉर्मली करवाते, और एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड, यानी सिर्फ ब्रेस्ट फीड, शुरू के जो 6 मंथ होते हैं आई थिंक उसमें एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करवाना होता है, यानी आपने और टॉप अप करके कोई और फीड नहीं देनी। 6 मंथ के बाद आप बच्चे को मतलब केला वगैरह खिलाना शुरू करते हैं, तो उसके मुतालिक आप सवाल पूछेंगे। वेट के बारे में पूछेंगे, और बच्चे को कोई एनामली तो नहीं थी। अगर उसको प्रीवियसली कोई कंजेनाइटल एनामली थी तो हम उसके बारे में मजीद सवाल पूछेंगे, क्यों हुई थी, डॉक्टर ने क्या बताया, वजह क्या थी। तो उससे हमें पता चलेगा कि इस प्रेगनेंसी में भी कंजेनाइटल एनामली के होने चांसेस है। अगर फॉर एग्जांपल प्रीवियसली उसको कंजेनाइटल एनामली बच्चे को थी, क्योंकि औरत जो है उसने कंसीव एज मतलब बहुत ज्यादा लेट एज में किया है, तो अभी भी उसको रिस्क है कंजेनाइटल एनामलीज होने का। ठीक है। तो इस तरीके से फिर उसी के बाद ये एंटी डी प्रोफाइलेक्सिस अगर सिर्फ उसमें लगेगा, अगर मेरे ख्याल से जिस औरत को एंटी डी प्रोफाइलेक्सिस वाली औरत होगी ना, उसको ऑटोमेटिकली खुद ही पता होगा कि जो ये इंजेक्शन लगवाती होगी ना, क्योंकि हमारे खानदान में एक है तो उनको पता है कि उनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और उनके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। तो जिसको आप सवाल पूछोगे जिसका ये सीन होगा, तो वो खुद ही तुम्हें बताएगी कि हाँ वो इंजेक्शन मुझे लगा था। अब इस इंजेक्शन का क्या सीन होता है, कि एक तो आपको इंजेक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी लगता है, ठीक है, 28 वीक में एंटी डी सीरम का, और दूसरा विद इन 48 आवर्स, मतलब लॉन्ग, इससे भी ड्यूरेशन बढ़ सकती है, लेकिन बेस्ट ये होता है कि विद इन 48 आवर्स आफ्टर द डिलीवरी आपने सेकेंड डोज लगाना होता है एंटी डी सीरम का। ठीक है। तो विद इन 48 आवर्स आपको कोई और इंजेक्शन लगा था, ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद हम्म। हमने डिलीवरी के बाद हमने इस सवाल के बारे में ये पूछना है, कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है। मतलब पहला बच्चा हुआ उसके बाद आपने वक्फ, कॉन्ट्रासेप्शन को सिंधी उर्दू में क्या कहते हैं, वक्फा, क्या। वक्फा। हाँ, कॉन्ट्रासेप्शन मतलब वक्फे के लिए आपने कुछ किया, तो वो अच्छा, इसके इस वाले पेजेस पे मैं आती हूँ, मैं थोड़ा तुम्हें वक्फे का बता देती हूँ। ठीक है। अब वक्फे के डिफरेंट तरीके होते हैं ना, जो पाकिस्तान में यूज होते हैं। एक होता है कि इंट्रायूट्राइन कॉपर डिवाइस रखी जाती है, यानी जो वजाइना है उसके अंदर, सॉरी यूट्रस जो है उसमें कोई जैसे कॉपर टी जो होता है, इंग्लिश में तो हम इसको कॉपर टी कहते हैं, क्योंकि ये इंट्रायूट्राइन डिवाइस क्या होती है, टी शेप की होती है, और उस पर कॉपर की वायरिंग होती है। लेकिन सिंधी उर्दू में वो क्या कहते हैं, कपट्टी, क्या कहते हैं, उसने कॉपर टी को कप। उन्होंने कपट्टी बोलती हैं औरतें। ठीक है। अच्छा, कपट्टी।
हाँ, सिंधी में तो सभी कपट्टी कहते हैं इनको, मतलब उन्होंने इस कॉपर टी को इन्होंने कपट्टी बोलते हैं कॉमनली। ठीक है, दूसरा आप क्या पूछोगे वजाइनल रिंग के बारे में, वो कहेंगे कि हाँ छल्ला रखा हुआ है। क्या कहेंगी? छल्ला रखा अच्छा। हुआ है, वजाइनल रिंग वजाइनल का रिंग। पता चले। ठीक है, छल्ला। तीसरा। हाँ, तीसरा क्या होता है कॉन्ट्रासेप्शन का रूट औरतें यूज करती हैं, जो होता है हर थर्ड मर्द पे इंजेक्शन लगता है, तो वो कहेंगी कि हाँ बटक में लगता है, सिंधी में जिसको दुड दुड कहते हैं, और उर्दू में कहेंगे पट्ठे में। पट्ठे में इंजेक्शन लगता है हर तीसरे महीने, तो ये मतलब पता चल गया कि ये इंजेक्शन वाला रूट एरिया है। इसको कहते हैं अच्छा, इसको तो बस इंजेक्शन होता है प्रोजेस्टेरॉन का, ठीक है, वो हर थर्ड महीने पे लगता है। ठीक है, और उसके अलावा या कहेगी कि हाँ मैं रोज गोली खाती हूँ। ठीक है, वैसे क्या होता है कि आपने आई थिंक शायद मैं गलत डेट्स बोली हूँ, 21 डेज तक गोली खानी होती है, रिमेनिंग 7 डेज जो होता है आपने स्किप करना होता है OCPs को। लेकिन अब क्या है, क्योंकि औरतों को याद नहीं रहता, तो उनकी जो पत्ता होता है जो पूरा टेबलेट वाला, जिसमें से उन्होंने टेबलेट खानी होती है, तो 21 डेज के लिए तो उसमें OCPs ही डली होती हैं, बाकी 7 डेज में आयरन की टेबलेट्स होती हैं। तो मतलब उस वो ये कहेगी हाँ मैं एक गोली रोज खाती थी प्रेगनेंसी हम्म। वक्फे के लिए। ठीक है, तीसरा क्या होता है कि जो इम्प्लांट डलता है इसमें सबडर्मली मीडियल एस्पेक्ट ऑफ अपर आर्म में, वो कहेंगी कि हाँ बाजू में मेरे कैप्सूल डला हुआ है। क्या होता क्या है कि लीवोनॉर्जेस्ट्रिल जो है उसका नॉर प्लांट डलता है सबडर्मली अपर आर्म में डालते हैं। ठीक है, हम्म। एनेस्थेसिया देकर कट लगा के वो रख देते हैं, तो उसके लिए क्या टर्म यूज है, कैप्सूल लगाए डाला हुआ है बाजू में। ठीक है, तो ये डिफरेंट रूट्स हैं, आपने इनके बारे में पूछना है। फिर हमेशा सिर्फ कॉन्ट्रासेप्शन के रूट के बारे में नहीं पूछना, ये भी पूछना है कि ऑफ कोर्स अब वो प्रेग्नेंट हुई है, तो इट प्रूव्स कि उसने क्या किया था, या तो कॉन्ट्रासेप्शन उसने स्टॉप की थी, या अलोंग हम्म। ड्यूरिंग द कॉन्ट्रासेप्शन उसका मतलब कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर हो गया और वो प्रेग्नेंट हो गई। तो हम पूछेंगे कि फिर आपने अच्छा वक्फ कब हम्म। किया था और कब तक किया था। ठीक है, तो दोनों सवाल हम्म। पूछने हैं, कब किया था और कब तक किया था। और जैसे यहाँ पे है कि कितने साल पहले डलवाई थी, कॉपर डलवाई थी, या कैप्सूल रखवाया था, या गोलियां खाती। फिर वेन सीज्ड यानी कब तक ये आपने किया था। और अगर वो कहे कि कॉपर डलवाई हुई थी और लेकिन फिर अब मैं फिर से मुझे मतलब बच्चे की हरकत महसूस हुई, मैं हॉस्पिटल गई, तो मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो इट प्रूव्स कि कॉपर पड़ी हुई है एंड शी इज प्रेग्नेंट। जब आपके तो अगर IUCD इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस रखी हुई है और प्रेग्नेंट हुई है, तो उसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। तो फिर उस चीज को आप उस सवाल की तरफ लेके जाओ कि कहीं ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी का तो कैसे है, वो तो खैर कंफर्म तो ऑफ कोर्स अल्ट्रासोनोग्राफी वगैरह पे होंगी चीजें, लेकिन फिर भी ठीक है। तो आपने सिर्फ IUCD कब डलवाई और कब तक डलवाई, फिर कब निकलवाई। वो कहे कि मैंने पहली प्रेगनेंसी के बाद कैप्सूल रखवाया था, फिर मैंने 2 साल बाद कैप्सूल निकलवा लिया था, फिर उसके 1 साल बाद मुझे बच्चा हो गया, फिर मैं पेट से हो गई, फिर मेरा बच्चा, फिर आपने फिर ये कॉन्ट्रासेप्शन हो गई। फिर आपने नेक्स्ट प्रेगनेंसी के अगेन दोबारा से वही सही सवाल पूछने हैं कि ये टेबल बना देनी है, और टेबल बनी होगी इसमें। आई थिंक यहाँ पे ही हम कॉन्ट्रासेप्शन रूट का भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चौथा वो हो गया। हाँ, चौथा नहीं, आठवां बॉक्स हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड प्रेगनेंसी कब हुई, वो अबॉर्शन था, स्पॉन्टेनियस या क्या भी था, पीरियड कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुई, बर्थ वेट कितना था, और प्रीटर्म लेबर वगैरह है तो उसके मुतालिक सवाल पूछेंगे इस तरीके से, कॉन्ट्रासेप्शन क्या यूज की, तो ये सवाल होते हैं। उसी तरह हाँ, प्रीवियस LCS हुआ तो पूछेंगे क्यों हुआ, वजह क्या थी, डॉक्टर ने क्या कहा। तो जैसे वो कहे कि डॉक्टर ने कहा कि सर इसीलिए करें कि तुम्हारा ना जो पेल्विस के लिए, वो कहेगी कि तुम्हारे छोटा है, तुम्हारा पेट छोटा है, या कुछ ऐसा लफ्ज यूज करती हैं औरतें, आई एम नॉट श्योर, कि ना जिससे पता चलता है कि पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन है, यानी उनके पेल्विस की साइज छोटी है, जिसकी वजह से नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए वो हम्म। कहती हैं, तो आई डोंट नो वो क्या कहती हैं एग्जैक्ट वर्ड, लेकिन पता चल जाता है कि वो कहती है तुम्हारा छोटा है, पेट छोटा है, या तुम्हारी पट्टे छोटे हैं, या ऐसे कुछ वो बोलती हैं, कि इससे पता चल जाता है कि हाँ दिस इज द केस ऑफ CPD हो सकता है। तो हमने इस वाली प्रेगनेंसी में भी देखना है कि हम वजाइनली कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, उसी हम्म। तरह ब्रेस्ट फीड का पूछना है, बच्चे को हॉस्पिटल एडमिट तो नहीं करना पड़ा, वही सारे सवाल। फिर उसके बाद अगर अबॉर्शन की प्रीवियस हिस्ट्री है, तो उसमें आपने स्पेसिफिकली क्या सवाल पूछने हैं।
कि वजह क्या थी अबॉर्शन की। वो अक्सर अबॉर्शन अगर मोस्टली क्या होते हैं, इडियोपैथिक होता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा अबॉर्शन। वो कहे कि कुछ भी मतलब मेरे अचानक से कोई वजह हुई या ट्रॉमा हुआ था, या वो कहे कि कुछ भी नहीं था, बस अचानक से खून आने लगा, मैं गई तो उन्होंने कहा आपका बच्चा जाया हो गया है, तो ये इडियोपैथिक। डॉक्टर ने, हमने कोई टेस्ट किया, उन्होंने कुछ बताया, उन्होंने कहा नहीं वजह कुछ भी नहीं बताई, तो ये इडियोपैथिक हो गया, ठीक है। फिर पीरियड अबॉर्शन कब हुआ, ठीक है, यानी अगर अर्ली प्रेगनेंसी सेकेंड ट्राइमेस्टर में उस औरत की, अगर कहें फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, मोर देन वन, आई थिंक सेकेंड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन की हिस्ट्री हो, और पेनलेस अबॉर्शन, ब्लीडिंग के बाद अबॉर्शन हुआ हो, तो इट प्रूव, ये हमें चीज लेकर जाएगी कि शी इज प्रोबेबली द केस ऑफ सर्वाइकल इनसफिशिएंसी। तो उसमें हमने क्या करना है, फिर उसके सर्वाइकल सर्कलाज करना है, ठीक है। उसी तरह वो अगर कहे कि तीसरे में मुझे एग्जाम्पल और क्या होती है, प्रीवियसली अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी का केस हो, तो वो कहे कि फिर मेरे उसके बाद ऑपरेशन हुआ था, या ये भी बता सकती है ना, फिर पेट मेरा पूरा चीरा था। जब लेप्रोटोमी होती है तो वो बताती है कि पूरा बीच से कट लगा था, उसको निशान भी होंगे, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे हमें लेप्रोटोमी स्कार नजर आएगा। वो कहे पूरा खोला था, एक उन्होंने मेरी ट्यूब निकाल दी, तो उससे पता चल जाएगा दिस इज द केस ऑफ सेल्फ इंजेक्टमी, यानी इन्होंने एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी और उसका डायग्नोसिस हुई, फिर उन्होंने क्या किया, रप्चर का केस था, जब तो इन्होंने लेप्रोटोमी करके क्या किया कि पूरी सेल्फ यानी एक फेलोपियन ट्यूब ही निकाल दी, ठीक है। तो सेल्फ इंजेक्टमी, तो वो सेल्फ इंजेक्टमी नहीं की, वो कहेगी कि एक ट्यूब निकाल दी थी, या वो कहेगी कि एक ओवरी को उर्दू में क्या कहते अंडा। हैं? अंडा। नहीं पता नहीं। नहीं। ओवरी को कुछ तो कहते हैं, आई डोंट नो, ठीक है। तो वो, अंडा कहते होंगे। यार अंडा नहीं, ओवरी को कुछ कहते हैं, उसको अजीब सी ना, एक बार हमारे घर मासी आई थी अपनी बेटी की रिपोर्ट लेके, कि वो कहती उसको एक ही बच्चा था, तो कहती कि दूसरा बच्चा हो, लाइक शी वाज, उनकी बेटी वाज ट्राइंग मेनी सिंस मेनी इयर्स। तब मैंने ना हमने रिप्रो की एनेटमी पढ़ी थी, तो वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लाई थी, उसमें लिखा था वन ट्यूब सेल्पिंजेक्टमी ऊफेरेक्टमी, एक उन्होंने ओवरी, एक पूरा फेलोपियन ट्यूब उसका निकाल दिया था। तो अब तो उसकी शायद एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से, तो क्या नाम है, फिर उसमें ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी के बेजादान। हाँ। बेजादान। बेजादान, वाह आई डोंट नो, सिंधी में तो रहम। रहम रहम तो, रहम। रहम रहम पता नहीं क्या। रहम तो यूट्रस को कहते हैं, बच्चा अच्छा। दानी। अच्छा, फिर खैर तो अब पता नहीं, खैर औरतें लफ्ज वफ्ज बोलेंगी तो हम मेरी खुद ही, जब इंशाल्लाह हम वार्ड जाएंगे, मैं वार्ड जाऊंगी तो। बेजादानी लिखा हुआ है। हाँ तो फिर, बेजादानी उर्दू में। हाँ होगा ये, लेकिन तो सिंधी में बेसहारा क्या की कहते इतना टफ लफ्ज इस्तेमाल करती होंगी, सिंधी वाली तो नहीं। बिल्कुल नहीं करती होंगी। फिर अच्छा, डीएनसी के लिए अबॉर्शन हुआ है तो फिर उसके बाद डीएनसी हुआ, तो अंदर की सफाई हुई, यानी यूट्रस की सफाई हुई थी बच्चा जाया होने के बाद, आई जान। थिंक। जट जान जान जान। ये क्या है? जड़ जान। जड़ जान पता नहीं क्या लिखा है ये, जे टे जे अलिफ चेट जीपीटी से नून पूछ जैसा रहे हो? टे। हाँ। चेट जीपीटी की उर्दू बड़ी बेकार है, सिंधी तो है ही नहीं उसके पास। यार ये अच्छा, हम रिव्यू रिवाइज कब करेंगे, मुझे तो भूल जाएगा सारा पीछे वाला जो भी बोला है। करेंगे ना, फिर एक बार कंप्लीट हो जाए, बस होने वाला है, थोड़ा मेन मेन स्टेप्स हो जाए, फिर रिवाइज करेंगे, फिर मैं तुम्हारी पेशेंट बनोगी, तुम मेरी पेशेंट बनोगी, फिर हम एक दूसरे से सवाल करके फिर केस प्रेजेंट करेंगे, सही है। तो फिर हो जाएगी प्रैक्टिस इंशाल्लाह। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, स्टिल बर्थ में क्या सवाल पूछेंगे कि वीक ऑफ, कितने हफ्तों पे बच्चा पैदा हुआ था, ठीक है, वेट क्या था, और क्या नाम है, वजह क्या थी कि बच्चा मुर्दा पैदा हुआ, डॉक्टर ने कुछ बताया हो तो वो, अगर कुछ बताए तो आप वो लिखोगे, ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद फिर एक एक करके आप एक एक प्रेगनेंसी के पास जाओगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 4 बार प्रेग्नेंट हुई है तो चारों की आपकी पास्ट हिस्ट्री होनी चाहिए, आपने उसकी लेनी है। फिर उसके बाद आएगी गायनाकोलॉजिकल हिस्ट्री, उसमें हमने पूछनी है एज ऑफ मेनार्की। नॉर्मली औरतों को एज ऑफ मेनार्की याद नहीं होती, तो आपने लिखते हैं, वो कहती है जैसे सबको आती है जिस उम्र पे, तो तुम 15 ईयर्स लिख लेना। लेकिन अगर एक औरत है जिसको लेट फर्टिलिटी हुई है, ठीक है, मतलब मेंसेस ही उसको बहुत लेट आए, तो उसको पता होगा, ठीक है, क्योंकि उसके लिए अनयूजुअल चीज है, जो अनयूजुअल होती है वो इंसान को याद होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने मेंसेस के बारे में पूछना है,
कि उसको खून कितने दिनों के लिए पड़ता है, यानी कितने दिनों तक खून आता है। ठीक है, बहुत ज्यादा तो नहीं आता या घड़ा बहुत। घड़ा दिनों तक खून। अच्छो। इंदु, अच्छा इंदुआ, हाँ। घड़न जी। दियन लाइफ खून इंदुआ। हाँ। ठीक है, मेंसेस कितने दिनों के लिए आता है, और बहुत ज्यादा तो नहीं आता या बहुत कम तो नहीं आता, यानी वो हिस्ट्री में बता सकती है कि हाँ मुझे 15-15, 20-20 दिनों के लिए आता है, फिर 6-6 महीनों तक खून ही नहीं आता। तो वो आपकी गायनोकोलॉजिकल हिस्ट्री में आपको पता चले ये कोई मतलब नॉर्मल मेंसेस का केस नहीं है। नॉर्मली क्या होगा कि वो कहेगी कि खून ठीक आता है, हर महीने आता है, और मिकदार भी ठीक होती है। वैसे मिकदार में ना ऐसे पूछना होता है 2 से 3, अगर वो पेड चेंज करिए पर डे पे तो ठीक है, लेकिन अक्सर औरतें वहां पे कपड़ा इस्तेमाल करती है, सब पेड यूज नहीं करते। आपने पूछा है ठीक आता है या बहुत ज्यादा, तो उसको औरत को पता होता है कि बहुत ज्यादा और कम में वो डिफरेंशिएट कर पाती हैं। ठीक है, तो हर महीने आता है, कितने दिनों के लिए आता है, और बहुत ज्यादा तो नहीं आता, इस तरीके। और दूसरा डिस्मेनोरिया, अगर डिस्मेनोरिया एसोसिएट तो वो एंडोमेट्रोसिस की तरफ चीजें लेके जा सकती है। तो हम पूछेंगे कि खून के साथ आपको, जब आपको खून आता है, महीना आता है, तब आपको दर्द तो नहीं होता, तो वो कहे हाँ बहुत ज्यादा दर्द होता है या बर्दाश्त के दर्द होता है, तो वो भी आप पता पूछ सकते हो। एक तो नॉर्मली डिस्मेनोरिया हो सकता है, एक तो सिवियर वाला होगा तो वो खुद ही बताए इतना दर्द है कि मैं काम ही नहीं कर पाती, तो फिर आप उस तरफ जाओगे हिस्ट्री में। ठीक है, और फिर क्या है कि ये तो कॉन्ट्रासेप्शन का हो गया, ये हमने प्रेगनेंसी में ही सवाल पूछे। दूसरा, अगर पेप स्मेयर का टेस्ट होता है किसी का, तो वो औरत से सवाल ऐसे पूछते हैं कि आपका कोई बच्चा दानी का ऐसा टेस्ट हुआ है जिसको फिर स्लाइड पे रख के आप स्लाइड, जिसको स्लाइड पे रखा गया, शीशे पे रखा गया। क्योंकि पेप स्मेयर को क्या करते होते हैं, आप स्लाइड पे रखते हो और फिर उसको कहते हो वो लेबोरेटरी में लेके जाए स्लाइड। तो इसीलिए उनको पता होता है कि आपका कोई ऐसा बच्चा दानी का ऐसा टेस्ट हुआ है। ये और सिंधी में बच्चेदानी जो अहिड़ो टेस्ट थियो आहे जिन जो जेको माना शीशे ते रखी खणी वियो हुजे, खणी विया हुजो तव्हां। ठीक है, सैंपल को शीशे पे रख के लेकर गए हों तो उसको वो पूछेंगे, अगर उसका हुआ होगा तो उसी वक्त यस बोल देगी, अगर नहीं होगा तो वो कहेगी पता नहीं क्या बोल रही है। तो इट प्रूव्स कि नहीं हम्म। हुआ। हम्म। अच्छा, फिर अगर उसी तरह आपने सब फर्टिलिटी का कैसे होगा कि अगर उसने कुछ ट्रीटमेंट करवाया हो, यानी उसने इंजेक्शंस लगवाए थे, या फिर आईवीएफ तो इतना यहाँ पे कॉमन नहीं है, लेकिन इंजेक्शंस हैं, यानी क्लोमिफेन सिट्रेट जो होता है वो देते हैं ना। तो उसके लिए वो पूछ सकते हैं कि आपको आपका कोई दवाई ली थी आपने बच्चा करवाने के लिए, पैदा करवाने नहीं, हमल से होने के लिए, यानी प्रेग्नेंट होने के लिए, पेट से होने के लिए कोई दवाई ली थी या नहीं। तो कहेगी कि नहीं, खुद ही हो गया था, तो इट प्रूव्स के स्पॉन्टेनियस है। उसके अलावा फिर हम पास्ट हिस्ट्री में जाते हैं, तो आपने सारी कोमॉर्बिडिटीज के मुतालिक सवाल पूछना है कि डायबिटीज तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है, उसके अलावा कोई सर्जरी तो नहीं हुई। क्योंकि अगर सर्जरी हुई है, फॉर एग्जांपल स्मॉल बावल सॉरी इंटेस्टाइनल सर कोई सर्जरी हुई है, तो उसके हिसाब से क्या होगा, शॉर्ट बावल सिंड्रोम होगा, फिर आपकी न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है। उसी तरह ब्लड ट्रांसफ्यूजन। औरतों में आपने ऑटो इम्यून डिजीज का पूछना है, आपको जोड़ों का तो दर्द नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज क्या होते हैं, ये फ्लेयर अप हो जाते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, क्योंकि आपका प्रेगनेंसी में इम्यून सिस्टम नहीं, ऑटो इम्यून सिस्टम सॉरी ऑटो इम्यून डिजीजेस कुछ बेहतर हो जाते हैं इन द प्रेगनेंसी। क्यों? क्योंकि इम्यून सिस्टम आपका वीक होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी औरतों में। और ऑटो इम्यून डिजीजेस क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द ओवर एक्टिवेशन ऑफ ऑटो इम्यून इम्यून सिस्टम से ये। तो कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेस बेहतर हो जाते हैं, तो हम उनसे पूछ सकते हैं कि आपके जोड़ों का तो दर्द नहीं है रहता, तो वो बताएंगी कि हाँ है, फिर मैं चावल वाली गोली खाती हूँ, तो उससे आपको थोड़ा पता चलेगा दिस शी इज हैविंग ऑटो इम्यून डिजीज। और हमने मेडिसिन में देखा है ऑटो इम्यून डिजीज कितने कॉमन है औरतों में। हम्म। ठीक है, उसी हाँ। तरह फिर क्योंकि लेकिन ऑटो इम्यून डिजीज की प्रेजेंस से हमें पता चलेगा कि अगर उसको है तो फिर ये प्री एक्लेम्सिया होने के, अर्ली प्री एक्लेम्सिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। अगर आपको क्रॉनिक कोई इलनेसेस हैं तो आपकी फिर जो प्रेगनेंसी प्रोग्रेशन है उसमें वो मसला कर सकते हैं, उसकी वजह से प्लेसेंटल अब्रप्शन यानी प्लेसेंटा निकल के आ जा सकता है। तो इसीलिए ये सवाल पूछना जरूरी होते हैं। उसी तरह अगर वो एपिलेप्सी, उसको झटके लगते हैं, वो एपिलेप्सी की कोई गोली खाती है, तो फिर हमने वही हिस्ट्री में प्रॉपर पूछना है, ताकि फिर हम उसका फॉलिक एसिड का डोज एडजस्ट करें। नॉर्मली फॉलिक एसिड देते हैं 400 माइक्रोग्राम्स, ठीक है, इन द हम्म। फर्स्ट ट्राइमेस्टर। लेकिन इफ द वुमन इज ऑन एपिलेप्टिक ड्रग्स, या फिर शी हैज हिस्ट्री ऑफ न्यूरल, प्रीवियसली उसके बच्चे में किसी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, हुआ है, या फिर वो ओबीस वुमन है, तो जो कुछ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती है ना, उसमें हमने फिर कर देना होता है इसका डोज 4 ग्राम या 4 मिलीग्राम। मैं कंफर्म कर लेती हूँ। गिव मी अ मिनट।
सर्च कर लो ना। 4 मिलीग्राम, ठीक है। 400 माइक्रोग्राम से आप कर ज्यादा बढ़ा दोगे 4 मिलीग्राम पे, हम्म। ठीक है। उसके बाद नीचे जाऊंगा मैं। अच्छा, और उसके बाद हम कहाँ थे, हाँ, पास्ट हिस्ट्री में। तो फिर उसके अलावा आपने फेम नहीं, सर्जरी की हिस्ट्री हो गई, एपिलेप्सी की हिस्ट्री ले लेनी है। उसी तरह आपने टीबी की पाकिस्तान में आपने टीबी को हमेशा दिमाग में रखना है जब भी आप पेशेंट की कोई भी क्रॉनिक डिजीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड टीबी, ये हमारी तीन मोस्ट कॉमन है। उसके अलावा गले का और दूध का दर्द, कोई मसला है आपको तो अगर वो होगा तो वो बता देगी, या इसका ऑपरेशन तो नहीं हुआ। अगर उसका थायराइड का ऑपरेशन हो चुका है तो मीन्स शी इज ऑन थायराइड मेडिकेशंस। और जब भी आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है कि एस्ट्रोजन की वजह से थायरोग्लोबिन, थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं। तो और वो औरत क्या होती है कि हाइपोथायराइडिज्म में चली जाती है। इसीलिए हमने प्रेगनेंसी के दौरान जो थायराइड हार्मोन एक्सटर्नली औरत लेती है ना, जो हाइपोथायराइड होती है उसकी बात करें तो उसका हमने डोज बढ़ाना होता है। तो उसको पूछेंगे कि आप कोई गले के दूध के लिए कोई गोली तो नहीं लेती, आपका उसका ऑपरेशन तो नहीं हुआ। और इस तरीके से थायराइड का अगर उसका ऑपरेशन प्रॉपर होगा तो शायद उसको पता भी होगा कि उसको थायराइड है, ठीक है, तो वो बता सकती है। फिर वो उसकी कोई गोली, क्योंकि थायराइड की रोज गोली लेनी होती है तो हम वो बता दें कि हाँ मैं एक गोली है सुबह लेती हूँ। और गले का दूध का ऑपरेशन हुआ है तो हमें क्या पता, उससे पता चल जाए। उसी तरह कोई बच्चेदानी का ऑपरेशन तो नहीं हुआ आपका पहले, ठीक है, तो वो बता सकती है। ड्रग एलर्जी तो खैर पाकिस्तान में कोई औरत नहीं बताती। तो हम आगे चलते हैं, सॉरी। हम्म। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, फैमिली हिस्ट्री में अगर मदर को प्री एक्लेम्सिया की हिस्ट्री है, मदर को गेस्टेशनल डायबिटीज की हिस्ट्री है, तो उस देयर आर चांसेस कि इस लेडी में भी हो। अगर उस औरत वो अपनी सास ससुर के मसले बताएगी तो उस औरत को नहीं होंगे, लेकिन अगर वो अपनी मदर से हिस्ट्री लेकर आई है प्री एक्लेम्सिया की और हाइपरटेंशन डायबिटीज की, तो इसको भी वो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हम फैमिली हिस्ट्री पूछ सकते हैं कि टीबी, डायबिटीज, शुगर किसी को नहीं है। ट्विंस की हिस्ट्री, ट्विंस के होने के चांसेस ज्यादा होते हैं अगर फैमिली में ट्विंस की हिस्ट्री रन करती हो, ठीक है। तो ट्विंस का पूछना है। उसी तरह फैमिली में कोई कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन तो नहीं है किसी को, कोई बच्चा मतलब जहनी तवाजुन तो कमजोर किसी बच्चे का मतलब मेंटली रिटार्डेड कोई बच्चा तो पैदा नहीं हुआ, यानी किसी बच्चे का जहनी तवाजुन तो कमजोर नहीं है। और फिर प्री उसके बाद प्री एक्लेम्शिया का कैसे पूछेंगे? कि आपकी माँ को जो है उसके प्रेगनेंसी के दौरान, यानी जब तुम्हारी माँ जब पेट से होती थी तब उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था। तो कुछ होती हैं जो कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज होती है ना, वो सबको पता होता है। मतलब वो अपने बच्चों को बताती हैं कि हाँ मेरा बच्चा इतनी मुश्किल से पैदा हुआ था, तुम में से इतनी मुश्किल से हुआ था, सी सेक्शन हुआ था, ये वो। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड होता है तो उनका पता होता है, तो वो बताएगी कि हाँ मेरी माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था जब भी वो प्रेग्नेंट होती थी, ठीक है। तो ऐसे उसको हम्म। पता होगा, ठीक है। उसी तरह फिर हम पर्सनल हिस्ट्री में पूछेंगे कि डाइट का, अगर अनीमिया का केस है तो हम ऑलरेडी एचओपीसी में डाइट पूछ चुके होंगे, यहाँ पे बस हमने वही चीजें रिपीट करके लिख देनी है हिस्ट्री कंप्लीशन के लिए। उसी तरह एपिटाइट वगैरह हो गया। उसी तरह अगर वुमेन को यूरिनरी इनकंटिनेंस का हमने एचओपीसी में कोई चीज रूल आउट कर ली थी तो हमने वही चीजें यहाँ पे अब वापस लिख देनी है, पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डाइट का मैंने बताया था कि हमने पूछना है कि प्राइमरी मील्स कितने लेती है और सब्सिडरी मील्स कितने लेती है। मतलब प्राइमरी सुबह का नाश्ता, रात दोपहर के 3 वेला, 3 वक्त तक खाना खाती है या नहीं, 2 का खाती है तो कम हो गया, मतलब इस तरीके से सवाल पूछेंगे। और फ्रूट्स खाती है, वेजिटेबल्स खाती है। उसी तरह एनीमिया है तो आप देखो एनीमिया कौन सी वेजिटेबल से कम होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने से, ठीक है। तो हम उससे पूछेंगे सब्जियां खाती हो, पालक खाती हो, वो कहे नहीं मुझे तो सब्जी से उल्टी आती है, तो इट प्रूव्स के न्यूट्रिशनली उसका इंटेक। गोश्त खाते हो, वो कहे मेरा तो गोश्त से दिल खराब होता है, तो पता चल जाएगा कि हाँ इसमें न्यूट्रिशनल एनीमिया के कॉजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो वो एचओपीसी तो भाई जितनी आप अच्छी पूछो, फिर बाकी चीजें ना ये तो सेम सेम ही हर में चलेंगी, लेकिन बस एचओपीसी आप बहुत अच्छी सी पूछनी होती है, वही सारी गेम होती है आपकी, ठीक है। उसके अलावा फिर और क्या है, स्लीप, नींद पूरी आती है वगैरह, स्लीप डिस्टर्ब है, अगर वो किसी पेन की वजह से आई होगी तो उसकी स्लीप डिस्टर्ब होगी, तो वो पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो फिर बावल ब्लेडर हैबिट, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, अगर कॉन्स्टिपेशन होगी तो उसकी वजह से हेमोरॉइड्स हो सकते हैं, हेमोरॉइड्स की वजह से ब्लड लॉस हो रहा है क्रॉनिकली, एंड दैट विल कैन लीड टू अनीमिया। उसी तरह ब्लेडर, क्योंकि अगर वुमेन 5-6 उसने नॉर्मल वजाइनल डिलीवरीज करवाई होंगी तो उसको स्ट्रेस इनकंटिनेंस औरतों में कॉमन हो जाता है जिन्होंने बहुत ज्यादा नॉर्मल डिलीवरीज बच्चे पैदा किए हो, मल्टी ग्रेविटा नहीं,
आई डोंट, हाँ मल्टी ग्रेविटा कहते हैं ना, जिसने ज्यादा बच्चे पैदा किए हों, उनमें स्ट्रेस हम्म। इनकंटिनेंस होता है, तो हम उससे पहले पूछ सकते हैं छींक आने पे आपका पेशाब तो नहीं आ जाता। और फिर हम उसको इसके लिए काउंसिल भी करना होता है गीगल्स एक्सरसाइज के बारे में। ठीक है, तो वो तो खैर अलग बात है। उसी तरह एडिक्शन की हिस्ट्री, बीड़ी नहीं पीती आप, या फिर वो हुक्का तो नहीं पीती, या नस्वार, हुक्का नस्वार बीड़ी, यहाँ पे यही तीन चीजें चलती हैं। इंडिया वाली वो कह रही थी कि आप ना हिस्ट्री में डोमेस्टिक वायलेंस का भी पूछ सकते हैं, बिकॉज वो भी प्रेगनेंसी में बहुत अफेक्ट करता है। मैंने कहा अच्छा यहाँ पे कोई बताता है। ठीक है। हम्म। और फिर क्या नाम है, ये तो इंडिया वाली कही थी, खैर। और क्या है, डाइट हिस्ट्री, डाइट नॉर्मल कितनी होनी चाहिए प्रेगनेंसी में, 2230 किलो कैलोरीज होनी चाहिए, लेकिन अब मुझे नहीं पता ये कैलकुलेट कैसे होंगे। अब ये इन्होंने एक ये चार्ट था एक हिस्ट्री टेकिंग वाले केस में, मुझे इतने तो अच्छे हैं नहीं, न्यूट्रिशनिस्ट थोड़ी बन रहे हैं हम जो इसको रट्टे मारे कि चावल में कितनी है, चपाती में कितनी है। और फिर और ना एक था कि उसने लिखा था कि हमेशा ना अपने केस को हिस्ट्री बना के फिर उसकी एक एंड में समरी भी हमेशा बनाए, कि क्या पता एग्जामिनर आपको कहेंगे जस्ट टेल मी द समरी ऑफ द हिस्ट्री, या जस्ट टेल मी द पॉजिटिव फाइंडिंग्स। तो क्या है, आप फिर हम्म। उसमें पेज में ढूंढते फिरोगे, तो हमेशा पूरा केस हिस्ट्री लेने के बाद अपनी एक पैराग्राफ में समरी लिख दो, कि आपको अगर एग्जामिनर कहे कि 2 मिनट में मुझे हिस्ट्री बताओ या सिर्फ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बताओ, तो आप ताकि उसमें अपनी सिर्फ की पॉइंट्स बता सको। और क्या है। ये इतना सारा इतने छोटे वक्त में हो जाएगा, प्लस एग्जामिनेशन। हाँ हो जाएगा, क्योंकि तुमने सब एचओपीसी में पूछ लिया होगा ना, तो वो चीजों को तुमने वापस बाद में सिर्फ लिखना ही होता है, और साथ में नो नो लिखना ही होता है। काफी चीजें ऑटोमेटिक, इनमें से सब काफी चीजें वैसे ही नो होंगी, तुमने बस लिख के सामने नो नो करना होता है। इतना सारा नहीं है, तुम्हारी सारी गेम पीसी और प्रेजेंटिंग अपना एचओपीसी की होती है। उसके अलावा जो है ना, उसमें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें होती नहीं है। बाकी हाथ थोड़ा पक्का हो जाएगा तो फिर जल्दी भी हो जाएगा। ये तो जो फीवर विथ रेश पूछते हैं, तो अगर वो कहे कि हम्म। हाँ चिकन पॉक्स हुए थे मुझे, तो हम उसको एसाइक्लोविर देते हैं, ठीक है, एंटी वायरल। ठीक है, उसके अलावा फिर क्या करते हैं, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हुआ है तो ज्यादा चांसेस होते हैं, टॉर्च इन्फेक्शन के बाद में हुआ है तो टॉर्च इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। ये तो खैर वो हम्म। सब्जेक्ट की बात हो गई, इसका हिस्ट्री टेकिंग से नहीं ताल्लुक। लेकिन बाकी देखो, ये रूमेटिक हार्ट डिजीज जो है वो मोस्ट कॉमन हार्ट डिजीज है इन प्रेगनेंसी, तो वुमेन विथ हार्ट फेल्यूर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ऑर्थोपनिया, फटीगेबिलिटी, तो ये वाले फीचर्स होंगे, तो अनीमिया भी रखेंगे, साथ में हार्ट डिजीज को भी अपने डिफरेंशियल्स में रखेंगे। ठीक है, उसी तरह अगर वुमेन है वो हाइपोथायराइड है, उसकी थायराइड की थे, वो प्रेग्नेंट हो गई, वो अपनी वही गोली खा रही है, उसने अपना डोज चेंज नहीं किया, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास हाइपोथायराइड में आएगी। तो वो क्या होगी, उसके अंदर मेक्सिडिमा होगा, वो क्या होगी, फटीबिलिटी के साथ आएगी, तो फटीगनेस में एक हाइपोथायराइडिज्म भी कॉज हो सकता है। लेकिन अगर उसकी वो एक हाइपोथायराइड की केस होगी तो, ठीक पेशेंट है। है। हाँ अच्छा। पेशेंट है, या उसको उसकी कोई दवाई ले रही होगी, तो उससे हमें पता चल जाएगा। और टीबी, अगर वो प्रीवियसली टीबी की पेशेंट होगी, जैसे खांसी, उसको प्रेग्नेंट हुई है लेकिन उसको खांसी बलगम वाली आती है, और क्रोनिक है, और उसका वेट लॉस है, नाइट स्वेट्स हो रहे हैं, तो प्रेगनेंसी में वो क्या होगी, वर्स प्रोग्नोसिस हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए फिर टीबी, आपके पेशेंट टीबी का आपके साथ वर्स सिम्टम्स के साथ आएगा, तो जल्दी एडमिट, मतलब ट्रीट, वैसे वो मतलब नॉर्मली अपनी लाइफ में जी रहा था, लेकिन जैसे वो प्रेग्नेंट हुई तो उसमें वर्स सिम्टम्स हो गए, प्रोग्नोसिस वर्स हो जाती है टीबी की। और हम्म, ये तो सिक्स सेक्शन की है, मैं इंडिकेशन लिखी नहीं, इतनी सारी तो याद भी नहीं करनी। हाँ देखो, ऐसे हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस, माय पेशेंट इज एमेनोरिया सिंस 8 months। हाँ ये है एनीमिया की। ही हैज वीकनेस सिंस 15 days एंड जर्नलाइज्ड वीकनेस वाज जर्नलाइज्ड एसोसिएटेड विद क्या, फटीगेबिलिटी एंड डिजीनेस। फिर उसके बाद आप बताओगे कि फटीगनेस की वजह से माइल्ड हाउस होल्ड एक्टिविटीज में भी उसको फटीगनेस हो रही है। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया कि वो अपने बेसिक काम भी नहीं कर पाए, तो मतलब माइल्ड टू मॉडरेट सिवियरिटी हो गई इसकी अनीमिया की, या प्रेजेंटिंग इलनेस की। फिर उसके बाद क्या है, उसके अलावा उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, जो अचानक से हुई और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। रेस्ट करने पे अगर चीज ठीक हो रही है, ठीक है, तो उससे पता चल रहा है कि, या तो इस ऐसी हिस्ट्री में तुम्हारे
दो डिफरेंशियल्स होंगे, अनीमिया एंड हार्ट डिजीज दोनों होंगे, ठीक है। इसमें डिफरेंशियल्स हमेशा हमें हिस्ट्री में पहले बनाने होते हैं ना, तो तुम टॉप पे तो अनीमिया को रखोगी, लेकिन नीचे उसके हार्ट डिजीज को रखोगे, क्योंकि आपके फटीगेबिलिटी, जनरलाइज्ड वीकनेस और एग्जर्शन पे ब्रेथिंग ब्रेथलेसनेस वगैरह, ये सब फीचर्स किसके हैं, हार्ट डिजीज के भी हैं। तो ये वाली फीचर, ये मतलब ये अच्छी प्रेजेंटिंग इलनेस, मतलब मोस्टली औरतों की ऐसी होगी, तो आपने अच्छे से इस तरह के सवाल पूछे। फिर ये तो प्रेजेंटिंग हो गई, लेकिन इसमें फर्दर यू हैव टू रूल आउट द रीजन बिहाइंड द एनीमिया। तो तुमने उसके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को देखना है, उसकी फूड इनटेक को देखना है, और क्या नाम है, फिर उसके बाद व्हाट इज द कॉज बिहाइंड, ब्लड लॉस तो कहीं से नहीं हो रहा उसको, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, इस तरीके से जो हमने ऊपर डिस्कस किया था। हाँ देखो, उसके साथ में हमने फिर काफी चीजों को रूल आउट भी करना है, जैसे हमने कहा था। फिर तुम हेड टू टो जाओगी। हेड में क्या है, नहीं, हेड में क्या है, हेडेक होगा, ब्लरिंग ऑफ विजन होगी, म्यूकोसल ब्लीड, फिर दिल पे पास आउट हो, चेस्ट पेन और पैल्पिटेशन हो गया, ठीक है। और ब्लड लॉस कहीं और जगह से, मेलिना यानी पाखाने में खून आना, या मुंह से खून आना, या थूक में खून आना, या कोई आपका एक्सीडेंट तो नहीं हुआ था। फिर आपने फीवर विथ रेश की हिस्ट्री लेनी है, हीमोलाइसिस के लिए, जॉइंटिस वगैरह के लिए ये येलो डिस्कशन ऑफ स्किन हो गया। फिर क्या है, यूटीआई की हिस्ट्री हो गई। उसी तरह बावल्स की भी हिस्ट्री ले लेनी है, कि अगर उसको डायरिया है, सीक्रेटरी डायरिया है, या फिर वो क्रॉनिकली वो डायरिया हो रहा है, तो मीन्स कि वो माल एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन का केस हो सकता है, तो उसकी कोई भी चीज एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही, तो उसकी वजह से उसकी अनीमिया भी ठीक नहीं हो रही, ठीक है। उसी तरह आपने सप्लीमेंट्स का भी साथ साथ ही पूछना होगा। हम्म, हाँ देखो, बेस्ड ऑन द बर्थ देयर आर सिमिलर कंप्लेंट, न्यूट्रिशनल एनीमिया, और एनीमिया सिर्फ नहीं कहेंगे, आपने अपनी हिस्ट्री में अच्छा। न्यूट्रिशनल लग रहा है तो न्यूट्रिशनल एनीमिया बोलोगे, ठीक है। सिर्फ एनीमिया तो मतलब उसके तो हजारों रीजन हो गए ना, ये तो बहुत जनरल टर्म हो गई। अगर आपको लग रहा है कि वो इंटर प्रेगनेंसी गैप कम है, तो इट प्रूव्स के बहुत ज्यादा चांसेस, लो सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री है, डाइट भी अच्छी नहीं है, तो न्यूट्रिशनल एनीमिया, सिर्फ एनीमिया नहीं, न्यूट्रिशनल एनीमिया कहेंगे। हम्म। हाँ ये देखो, साइकिल्स रेगुलर हैं, रेगुलर या इरेगुलर, ड्यूरेशन विद इंटरवल कितना है, डिस्मेनोरिया नहीं है, कोई साइकिल्स के दरमियान तो खून नहीं आता, मतलब महीने के दरमियान हम्म। अचानक से खून, बिला वजह खून तो नहीं आता। हम्म। हम्म। और कॉन्सेंजीनियस, अच्छा, कजन मैरिजेस के बारे में, आपकी शादी अपने किसी कजन से, या सिंधी में कहते हैं कजन को सोट, क्या, सोट, सोट। सोट, सोट्र। हाँ। क्या है ये अजीब सी जिंदगी। मुझे जिंदगी इतनी अजीब कभी नहीं लगी जितना मुझे तुम्हें लफ्ज बताने में। मुझे ऐसा लगता है मैं कोई एलियन वाली जबान बोल रही हूँ, मुझे इतनी नॉर्मल लगी है। तुम्हें मैं सोट्र। मैं तो पेशेंट को बोलूंगी उसकी हंसी निकल जाएगी। क्या, आपकी अपने सोट्र से तो शादी नहीं है। हाँ, मोस्टली कजन मैरिजेस यहाँ होती हैं, तो मतलब वो कहेगा तो हाँ आज मेरे। जो शादी सोट्र तू नहीं थी पता नहीं क्या बोलूंगी मैं। तव्हांजी शादी पंहिंजे सोट सां थियल आहे या ॿिए के सोट सां त न आहे थियल? अच्छा, ताजी शादी सोट सां त न आहे थियल? सोट्र साथे ना थींदी। थीनी। थियल, थींदी थींदी। थी है ना ऑलरेडी, तो थिर। थियल। थिर। अब वो कहेगी हाँ मेरे मामू का बेटा है, तो मीन्स की कजन हुई, अंकल का बेटा है, चाचू का बेटा है, तो मतलब कजन मैरिजेस होकर ये कजन मैरिज हुई। हम्म, सुनो हम ना, हाँ हाँ। जैसे अभी तो जैसे हम ये ओवरऑल जनरलाइज जैसे हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं ना, वो तो ठीक है, हम्म, ठीक है। फिर हम्म, जैसे हम ना दो दो तीन तीन दिन में ना जैसे एक एक केस एक दूसरे से पूछ भी लिया करेंगे, मतलब जरूरी नहीं है कि वो लंबी लंबी डिस्कशन हो। वी कैन लाइक हम्म। डू एक जूम मीटिंग या दो जूम मीटिंग में हम ऐसे कर लेंगे कि भाई चलो तुम मुझसे हिस्ट्री पूछो, मैं तुमसे हिस्ट्री पूछूं, देन वी विल लाइक उसकी डिटेल में जाएंगे। जरूर शायद वो 15-20 मिनट की हो, इतनी बड़ी नहीं हो। ये हो सकता है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अनीमिया का केस पढ़ा, लेकिन मैं तुम्हें कहा कि तुम मुझसे केस, मुझसे सवाल पूछो, और मैं फिर तुमसे अपनी हिस्ट्री ऐसे लेके जाऊं कि मतलब
क्योंकि पढ़ा हुआ चीजें हैं, तो मैं उस हिस्ट्री को ऐसे लेके जाऊं कि मैं अनीमिया की तरफ चीजों को लेके जाऊं। फिर हम एंड में एसेस करेंगे कि तुमने अनीमिया से रिलेटेड सारे सही सवाल पूछे थे, कहाँ कमी की थी, ऐसे कह रही हो ना? हाँ, हम ऐसे भी कर सकते हैं, दो दो तरीके से हो सकता है। या तो ऐसे हो कि हमें पहले से ही पता हो हम किस डिजीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। मतलब जैसे अनीमिया पे हम अनीमिया से रिलेटेड हम हिस्ट्री लेके चलेंगे और पूरी हम उसके रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करेंगे, ताकि एट द एंड हमारी इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि हम वहां पे वो चीज मिस ना कर दे सवाल। ऐसे भी हो सकता हाँ है। फिर एक ऐसा भी हो सकता है कि एक जनरलाइज्ड हम शुरू करेंगे, भाई तुम्हें पता हो वो केस, मुझे नहीं पता हो, और मैं तुम्हें लेके जाऊं और इस तरीके से सवालात करूं कि मैं उस चीज पे पहुंच हाँ जाऊं जो उस चीज पे तुम मुझे ले जाना चाह रही हो। हाँ, तो पहले हम केस पता करके कर सकते हैं, फिर उसके बाद केस अननोन भी कर सकते हाँ, हैं। हाँ, हम पहले वो वाले मतलब जो मेजोरिटी जो केसेस ज्यादातर आते हैं हम उनको वैसे डिस्कस करते हैं, फिर एंड में एक या दो सेशन ऐसे कर लेंगे जिसमें हम दोनों को ही नहीं पता होगा कि हम किस केस के बारे में बात करें। हाँ, तो अभी क्या नाम है, दोबारा रिवाइज करना है या क्या करें अभी? क्योंकि हिस्ट्री में मेरी बताना पूरी हो गई, मतलब ओवरव्यू इतना लमसम किया है, लेकिन थोड़ा सा मैं दोबारा थोड़ा हेडिंग्स बता रही हूँ तुम्हें। ठीक है, वो पहले डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम्म। एक मॉक कर लेते हैं। ठीक है, तुम पेशेंट बन जाओ, मैं तुमसे हिस्ट्री लेती हूँ, फिर जो हमारी चीजें सही कमी है। रह जाएगी फिर वो देखते हैं। देखो, पहले हमने बायोडेटा लेनी है, उसमें हमने 13 चीजें डिस्कस की थी। नेम, हाँ, एज, हस्बैंड नेम, और एड्रेस, हाँ। एजुकेशन, और हम्म। ईयर्स ऑफ मैरिज, ग्रेविडा, हम्म। पैरिटी, लाइव बर्थ, हम्म। अबॉर्शन, एलएमपी। हम्म। फिर उसके बाद हमने पूछा था हाँ। एलएमपी बाद हमने ईडीडी कैलकुलेट करेंगे, पीओजी कैलकुलेट करेंगे, हम्म। मोड ऑफ एडमिशन हो गया, और तुम्हारा डेट ऑफ एडमिशन। सही है। हम्म। हम्म। हाँ, ठीक है, तो ये हमारी, उसके बाद हमने प्रेजेंटिंग कंप्लेन पे जाना है। प्रेजेंटिंग कंप्लेन पे पेन है तो हमने सोक्रेट लेके चलना है दिमाग में, साइट, हाँ, ऑनसेट, कैरेक्टर, और हाँ। रेडिएशन। रेडिएशन, एग्रावेटिंग रिलीविंग फैक्टर, हाँ, एसोसिएटिंग फैक्टर और और टी सिवियरिटी। से टाइम, और ई से हाँ, ई से एग्जासर्बेटिंग नहीं है, है। वही एग्रावेटिंग या रिलीविंग एग्जावेटिंग फैक्टर। नहीं, ए से था एसोसिएटेड सिम्टम्स और ई से था एग्रावेटिंग। हाँ, और और एस से सिवियरिटी। हाँ, दोबारा, पेन के लिए साइट, ऑनसेट, कब से है, कैसे हुआ, कैसा, कैरेक्टर के बारे में पूछेंगे, फिर कब कब से, सॉरी, कहाँ है, साइट, ऑनसेट, कैरेक्टर, टाइम, हम्म। हम्म। रेडिएशन, एसोसिएटेड हम्म। सिम्टम्स, और हम्म। सोक्रेट्स, ए टी, टी क्या हो गया, टाइम टाइम। टाइम टाइम, और एग्रावेटिंग फीचर्स और सिवियरिटी। मुझे सोक्रेट ही याद नहीं होता। सोक्रेट, दोबारा अब तुम रिवाइज करो, फिर मैं सुनूं, मुझे याद हो जाए। एस से साइट के कहाँ पर है, हम्म। ओ से ऑनसेट के कब हुआ, अचानक हुआ या आहिस्ता आहिस्ता हुआ, हम्म। सी से कैरेक्टर कि किस तरह का दर्द है आपको, हम्म। आर से रेडिएशन कि ये दर्द यही रहता है या ये कहीं और भी जाता है दर्द आपका इस हम्म। जगह से, और हम्म। ए से एसोसिएटिंग फैक्टर कि इससे दर्द ही होता है, इसके साथ कोई और भी मसला होता है। फिर एसोसिएटिंग हो गया, सोक्रेट। टी से अच्छा, आर से रेडिएटिंग फैक्टर, रेडिएशन तो आएगी लेकिन उसके साथ रिलीविंग फैक्टर भी उसी में ही आएगा, तो लेके तुम उसको साथ में कर दो। एग्रावेटिंग रिलीविंग में। एग्रेवेटिंग, हाँ, एग्रेवेटिंग के साथ ही तुम उसको रिलीविंग फैक्टर कर लो ताकि तुम्हें याद रह जाए। ये टी से टाइम, एस से सेवेरिटी। साइट, आपको दर्द कहाँ पे हुआ, कब हुआ, हाँ। कैरेक्टर क्या था, रेडिएट कहाँ कर रहा है, फिर हम्म। किस चीज से बढ़ रहा है, हम्म। टाइम। ठीक है, सोक्रेट्स, ई से एग्जासर्बेटिंग और रिलीविंग और सिवियरिटी। हम्म। हाँ, और ऐसे। और इसके साथ कुछ और तो नहीं है एसोसिएटिंग, हाँ। नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर कुछ। हाँ, वो सॉरी, एग्रावेटिंग में साइट, ऑनसेट, कैरेक्टर, और रेडिएशन, एसोसिएटेड सिम्टम्स, और टाइम, और एग्जासर्बेटिंग रिलीविंग फैक्टर और सीवियरिटी, सोक्रेट्स। हाँ। हाँ।
उसी तरह हम सोक्रेट्स के अलावा भी चीजें हो सकती हैं। जैसे अगर वीकनेस आ गया तो उसमें भी तुम ये चीज डाल सकती हो कि वीकनेस भी कब से है, अचानक हुई या आहिस्ता आहिस्ता होने लगी। क्योंकि अगर हम, ये तो गायनी का केस है, लेकिन मेडिसिन में भी तो वो कहे ना कि पाँव पाँव में जान चली गई, तो जान कैसे, अचानक गई या आहिस्ता आहिस्ता आपका पाँव में उसमें हम जान। यूज स्पेन में तो सोक्रेट्स यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसे बहुत सारी चीजें हो जाती है ना, तो उसमें अगर